आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूं करंट अफेयर का सेशन, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यू। जो भी करंट में न्यूज़ रही होती हैं रिसेंटली, उनके हम एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं एंड देन उसके बाद हम करंट न्यूज़, लेटेस्ट की करंट न्यूज़ डिस्कशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट से, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। तो आज का इंस्पिरेशनल कोट क्या कह रहा है? ड्रीम इज नॉट द थिंग यू सी इन स्लीप बट इज दैट थिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहा करते थे, सपने वो नहीं जो हमें सोते समय आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी इंस्पिरेशनल कोट के साथ, बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है। तो फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। मानव बिरादरी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन इज 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी एंड 2 फरवरी। बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है 4 फरवरी। 4 फरवरी को इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी, मानव बिरादरी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इंक्ड अ डील विद मिधानी टू डेवलप मैन्युफैक्चरर कंपोजिट रॉ मटेरियल। समग्र कच्चे माल के विकास निर्माण के लिए किस संगठन ने मिधानी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन इज ओएनजीसी, टाटा पावर, भेल या HAL। तो देन इसका सही आंसर है HAL। किसके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है? HAL के साथ। किसके साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है? HAL के साथ। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच कंपनी अप्लाइड फॉर इमरजेंसी यूज अप्रूवल ऑफ इट्स सिंगल शॉट कोविड-19 वैक्सीन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने एकल शॉट कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग अनुमोदन के लिए किस कंपनी ने आवेदन किया था? ऑप्शन इज नोवैक्स, सनोफी, मर्क एंड कंपनी, जॉनसन एंड जॉनसन। तो बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। तो सही आंसर है जॉनसन एंड जॉनसन। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने एकल शॉट कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग अनुमोदन के लिए जॉनसन एंड जॉनसन ने आवेदन किया था। किसने? जॉनसन एंड जॉनसन ने। नेक्स्ट एमसीक्यू कह रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इंटरिम वर्ड मैंने डिस्कस किया था वहां पर, जहां पर इंटरिम डायरेक्टर की बात हो रही थी। तो ऑप्शन इज RK शुक्ला, प्रवीण सिन्हा, AR मुर्गादास, अमित दत्ता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देन प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा को इंटरिम डायरेक्टर ऑफ सीबीआई के रूप में अपॉइंट किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच यूनियन टेरिटरी हैज बिकम द फर्स्ट UT टू बी कोरोना फ्री। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? ऑप्शन इज दमन एंड दीव, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लद्दाख। तो बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार आइलैंड। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द सेनेटरी सेलिब्रेशन ऑफ विच इंसिडेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द सेंटेनरी सेलिब्रेशंस ऑफ विच इंसिडेंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस घटना के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया? ऑप्शन इज पूना पैक्ट, द होम रूल मूवमेंट, द स्वराज पार्टी, चौरी चौरा। तो बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। चौरी चौरा। किसके शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया? चौरी चौरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द NHAI हैज सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लेइंग 2580 मीटर ऑफ पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट रोड इन हाउ मैनी आवर्स। NHAI ने 2580 मीटर फुटपाथ की गुणवत्ता वाली कंक्रीट सड़क कितने घंटों में बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन इज 12 और 14 और 24 या 48 और। तो बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। तो सही आंसर क्या है? 24 और।
24 आवर्स में 2580 मीटर फुटपाथ की गुणवत्ता वाली कंक्रीट सड़क कितने घंटों में बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? 24 घंटों में। किसके द्वारा बनाई गई? NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। देन अब बढ़ते हैं न्यूज़ेस की तरफ। तो फर्स्ट न्यूज आ रही है, वर्ल्ड पल्सेस डे 2021 इज ऑन 10th फरवरी। दिस ईयर द थीम न्यूट्रिशन सीड्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। Pulse are highly nutrition elements of the human diet. However, not everybody eat pulses. Many are ignorant of the health benefits of pulses. Looking at the scenario, the United Nations decided in 2018 to dedicate a day to spreading awareness about the benefits, value and worth of pulses. So, with the collaboration of Food and Agriculture Organization, the UN designated February 10th of every year to be celebrated as International Day of Pulses. फर्स्ट टाइम 10 फरवरी 2019 को पहली बार मनाया गया था। विश्व दलहन दिवस 2021 10 फरवरी को है। इस वर्ष का विषय है एक सतत भविष्य के लिए पौष्टिक बीज। दालें मानव आहार के अत्यधिक पौष्टिक तत्व हैं। हालांकि हर कोई दाल नहीं खाता है। कई लोग दाल के स्वास्थ्य लाभों से अनभिज्ञ हैं। इस परिदृश्य को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2018 में दालों के लाभों, मूल्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक दिन समर्पित करने का निर्णय लिया। इसलिए खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित हर साल 10 फरवरी को दलहन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 10 फरवरी 2019 से हुई थी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, रिसेंटली अ मैसिव ग्लेशियर बर्स्ट ऑकर्ड एट चमोली इन उत्तराखंड। द एग्जैक्ट रीजन फॉर द बर्स्ट इज नॉट येट नोन, but the incident has brought the focus again to the dangers of climate change. The incident is also being seen as the glacial lake outburst flood. Glacial lake outburst flood, a type of outburst flood, occurs when the dam comprising a glacial lake gets failed. The failure of the dam can happen because of water pressure, erosion, earthquake and avalanche in rock or heavy snow or volcanic eruptions under the ice. It can also occur because of the huge displacement of water in a glacial lake because of the collapse of any glacier into it. Other reasons for the glacial burst include construction activities, anthropological activity and climate change. Avalanche, the falling masses of snow and ice for which the speed increase as they move down the slope is called an avalanche. हाल ही में उत्तराखंड के चमोली में भारी हिमस्खलन हुआ। अभी तक फटने का सही कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन इस घटना ने जलवायु परिवर्तन के खतरों पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है। इस घटना को ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट बाढ़ के रूप में भी देखा जा रहा है। हिमनद झील का प्रकोप बाढ़, देखिए एक प्रकार की प्रकोप बाढ़ तब होती है जब ग्लेशियल झील से युक्त बांध विफल हो जाता है। बांध की विफलता पानी के दबाव, कटाव, भूकंप, चट्टान या हिमपात में हिमस्खलन या बर्फ के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हो सकती है। यह ग्लेशियल झील में पानी के विशाल विस्थापन के कारण भी हो सकता है, क्योंकि इसमें किसी भी ग्लेशियल के गिरने की संभावना है। हिमनद फटने के अन्य कारणों में निर्माण गतिविधियां हैं, मानव विज्ञान गतिविधियां हैं और जलवायु परिवर्तन शामिल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्लेशियर्स जो है क्लाइमेट चेंज के कारण धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, और जब पिघलेंगे तो फिर नदियों का जल स्तर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसी तरह का एक ये ग्लेशियर था जो कि अचानक से क्या हो गया, टूट गया और फट गया, और फट के वो सारा किस में आया, नदियों के रास्ते से होता हुआ कहां पर आया, नदियों के जलस्तर को उसने बढ़ा दिया। तो जैसे कि हिमस्खलन हुआ है, तो हिमस्खलन क्या है, तो बर्फ और बर्फ का गिरता हुआ द्रव्यमान जिसके लिए ढलान बढ़ने पर गति बढ़ जाती है, हिमस्खलन कहलाता है। और ऐसा क्यों होता है, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स जो वर्क कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं उनसे भी जो पहाड़ हैं या जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। तो ये भी एक कारण माना जा रहा है इस घटना का।
और क्लाइमेट चेंज होने की एक और वजह है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मौसम अपने समय पर क्या हो रहा है, चेंजमेंट्स हो रहे हैं, कार्बन का प्रतिशत बढ़ रहा है। उस वजह से भी बोला जाता है कि ग्लेशियर्स जो है धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया Narendra Modi will inaugurate the World Sustainable Development Summit 2021 on the 10th of February through video conferencing. The World Sustainable Development Summit will be organized under the theme Redefining Our Common Future, Safe and Secure Environment of All. रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल थीम आपको याद रखनी होगी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की, जिसको इनॉग्रेट करेंगे कौन, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे। कब से स्टार्ट हो रही है ये, तो 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो समिट है ये कौन सा एडिशन है, द ईयर विल मार्क द 20th एडिशन ऑफ द समिट। इट विल बी हेल्ड बिटवीन 10th to 12th February 2021. The summit is organized by, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, this summit is organized by the Energy and Resources Institute, TERI, फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे इसका, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। The summit will be organized with the aim to bring together a wide number of governments, academicians, business leaders, climate scientists, civil society and youth to fight against climate change. The summit will be held discussion on topic ranging from climate finance, circular economy, energy and industry transition, adaptation and resilience, nature based solution, clean oceans and air pollution. The key partners of the summit are the Ministry of New and Renewable Energy, Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Ministry of Earth Sciences. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। विश्व स्थायी विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन थीम के तहत किया जाएगा। तो इसकी थीम क्या है, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। वर्ष 2021 शिखर सम्मेलन 20वें संस्करण को चिन्हित करेगा, 20th एडिशन है। यह 10 से 12 फरवरी 2021 के बीच आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन का आयोजन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने के लिए कई सरकारों, शिक्षाविदों, व्यापारिक नेताओं, जलवायु वैज्ञानिकों, नागरिक समाज और युवाओं को एक साथ लाने के उद्देश्य से किया जाएगा। शिखर सम्मेलन में जलवायु वित्त, परिपत्र अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और उद्योग संक्रमण अनुकूलन और लचीलापन, प्रकृति आधारित समाधान, स्वच्छ महासागरों और वायु प्रदूषण के विषयों पर चर्चा की जाएगी। शिखर सम्मेलन के प्रमुख साझेदार हैं नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, द यूनियन फिशरीज मिनिस्टर गिरिराज सिंह अनाउंस्ड ऑन 7th February 2021 दैट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 400 crore will be made in Goa to make this state a fisheries hub of India. The coastal state Goa has the potential for the highest fish production across India. The state can also become a fisheries hub of India. The center recently considered a 400 crore rupee investment in the fisheries sector of Goa. The amount of the investment would jointly be raised by the union government and the state fisheries board. Rupee 41.47 crore has already been sanctioned by the union government to the state. The central government will also be appointing Sagar Mitra for all the 70 fishing villages in Goa. The Sagar Mitra would help fishermen to communicate with the government. The industry in India employs this industry in India employs 145 million people. The country ranks second. In aquaculture while it is ranked third in fisheries production. The fisheries sector amount to 1.07% of the total GDP of India.
केंद्रीय मत्स्य मंत्री गिरिराज सिंह ने 7 फरवरी 2021 को घोषणा की कि इस राज्य को भारत का मत्स्य हब बनाने के लिए गोवा में 400 करोड़ का निवेश किया जाएगा। तटीय राज्य गोवा में पूरे भारत में सबसे अधिक मछली उत्पादन की क्षमता है। राज्य भारत का मत्स्य हब भी बन सकता है। केंद्र ने हाल ही में गोवा के मत्स्य क्षेत्र में 400 करोड़ रुपए के निवेश पर विचार किया। निवेश की राशि केंद्र सरकार और राज्य मत्स्य बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से जुटाई जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 41.47 करोड़ रुपए पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार गोवा के सभी 70 मछली पकड़ने वाले गांवों के लिए सागर मित्र भी नियुक्त करेगी। सागर मित्र मछुआरों को सरकार से संवाद करने में मदद करेगा। सागर मित्र मछुआरों को सरकार से संवाद करने में मदद करेगा। भारत में यह उद्योग 145 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। देश जलीय कृषि में दूसरे स्थान पर है, जबकि मत्स्य उत्पादन में यह तीसरे स्थान पर है। देश जलीय कृषि में दूसरे स्थान पर, सेकंड प्लेस पर है, जबकि मत्स्य उत्पादन में यह तीसरे स्थान पर है। भारत के कुल जीडीपी में मत्स्य पालन क्षेत्र की सीमा का 1.07% है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, यूपी गवर्नमेंट अनाउंसेस 16 डिजिट यूनिकोड टू आइडेंटिफाई लैंड होल्डिंग्स। The Unicode number of the land will be 16 digits with the first 6 digits based on the population of the land, the next 4 digits determining the unique identity of the land. The digit from 11 to 14 will be the number of the division of the land. The last 2 digits will have the details of the category through which the agriculture, residential and commercial land will be identified. यूपी सरकार ने लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए 16 अंकों के यूनिकोड की घोषणा की। यूपी की यूनिकोड संख्या 16 अंकों वाली होगी, जो कि भूमि की आबादी के आधार पर पहले 6 अंकों के साथ होगी। भूमि की विशिष्ट पहचान को निर्धारित करने वाले अगले 4 अंक होंगे। 11 से 14 तक के अंक भूमि के विभाजन की संख्या होगी। अंतिम 2 अंकों में श्रेणी का विवरण होगा, जिसके माध्यम से कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि की पहचान की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, पेसर ईशांत शर्मा बिकम 3rd इंडियन पेसर टू टेक 300 टेस्ट विकेट्स। Veteran fast bowler Ishant Sharma became the 6th Indian and the 3rd pacer from the country to take 300 wickets in Test cricket, joining legendary former India captain Kapil Dev and Anil Kumble. तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज बने। दिग्गज तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले देश के 6ठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए, जिसमें भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव और अनिल कुंबले शामिल हुए। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, पीएम मोदी डेडिकेट्स टू द नेशन 4 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर्थ ₹4700 करोड़ इन Haldia, West Bengal. Prime Minister Narendra Modi dedicated 4 infrastructure projects worth 4,700 crore rupees to the nation in Haldia, West Bengal. The Prime Minister laid the foundation stone of the second catalytic isodevoking unit at Haldia Refinery of Indian Oil Corporation Limited. He inaugurated 3 projects including Bharat Petroleum Corporation Limited, the LPG import terminal of BPCL, Gales Dhobi Durgapur natural gas pipeline and NHAIS 4-lane road overbridge cum flyover. पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 4700 करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में 4700 करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की हल्दिया रिफाइनरी में दूसरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की हल्दिया रिफाइनरी में दूसरी उत्प्रेरक आइसोडवोकिंग इकाई की आधारशिला रखी। उन्होंने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के एलपीजी आयात टर्मिनल, गेल के डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और एनएचएआई की 4-लेन रोड ओवरब्रिज सह फ्लाईओवर सहित 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, सेंटर एलोकेट्स ₹16,000 करोड़ फॉर पीएम फसल बीमा योजना, अप बाय अराउंड
rupee 305 crore over the previous fiscal year. The government has allocated 16,000 crore rupee for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana for 2021-22 to boost the safety of farmers' crops. Agriculture and Farmers Welfare Ministry said this will ensure maximum benefits to crop insurance reach to farmers. The ministry said this is a budgetary increase of around 305 crore rupee as against the previous fiscal year 2021, which reiterates the government's commitment towards the growth of the agriculture sector in the economy. The ministry said this is a budgetary increase of around 305 crore rupees as against the previous fiscal year 2021, which reiterates the government's commitment toward the growth of the agriculture sector in the country. केंद्र ने पीएम फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो पिछले वित्त वर्ष में लगभग 305 करोड़ रुपए। सरकार ने किसानों की फसल की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को फसल बीमा का अधिकतम लाभ मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आरबीआई टू कंडक्ट बॉन्ड परचेजेस फॉर ₹20,000 करोड़ यील्ड्स फॉल्स। देखिए ये न्यूज डिस्कस हो चुकी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट न्यूज है तो मैं फिर से एक बार लेकर आ गया हूं। ऑन अ रिव्यू ऑफ करंट लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल कंडीशंस, देयरफॉर द रिजर्व बैंक हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट अ परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन for an aggregate amount of 20,000 crores on 10th February 2021. It said ओपन मार्केट ऑपरेशन, कल भी हमने ये न्यूज डिस्कस की थी और फिर से आज लेकर आ गया हूं। व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन? द सेल एंड परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द मार्केट बाय द आरबीआई आर टर्म्ड एज ओएमओ। ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए की बॉन्ड खरीद का संचालन करने के लिए आरबीआई तैयार है। वर्तमान तरलता और वित्तीय स्थितियों की समीक्षा पर इसीलिए रिजर्व बैंक ने 10 फरवरी 2021 को कुल 20,000 करोड़ रुपए की कुल राशि के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद का फैसला किया है। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार प्रक्रिया क्या होता है? सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को ही हम खुली बाजार प्रक्रिया कहते हैं। और किसके द्वारा ही किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। कहां किया जाता है? मार्केट में किया जाता है। और क्यों किया जाता है? तरलता को बनाए रखने के लिए या वित्तीय सस्टेनेबल करने के लिए। ठीक है, इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए। जब क्या होता है, मार्केट्स में लिक्विडिटी कम होती है इकोनॉमी में, तो लिक्विडिटी बढ़ाई जाती है। जब लिक्विडिटी बढ़ जाती है तो कम की जाती है। ठीक है, इसी को कंट्रोल करने का काम ओएमओ के द्वारा जब सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद कर और बेचकर किया जाता है, तो वही प्रक्रिया आपकी ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुली बाजार प्रक्रिया कहलाती है। अर्थव्यवस्था में तरलता को कम करना या तरलता को बढ़ाने के लिए जब सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया आरबीआई के द्वारा की जाती है, तो वही प्रक्रिया ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार प्रक्रिया कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट विल बी एस्टेब्लिश्ड एट Puga village of eastern Ladakh. Puga has been identified as the hot spot of geothermal energy in the country by scientists. The first phase of the pilot project, 1 megawatt power generation capacity, will be generated. A tripartite memorandum of understanding for the establishment and implementation of the first phase was signed on Saturday. भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित किया जाएगा। वैज्ञानिकों द्वारा देश में भूगर्भ ऊर्जा के हॉट स्पॉट के रूप में पूगा की पहचान की गई। पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता उत्पन्न की जाएगी। पहले चरण की स्थापना और कार्यान्वयन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर शनिवार को हस्ताक्षर किए गए। पायलट प्रोजेक्ट आपको पता ही है, इंप्लीमेंट करने से पहले उसे हम क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं, देखते हैं कि कितना कारगर होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, डेनमार्क हैज रिसेंटली गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द प्लान टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट एनर्जी फील्ड आइलैंड इन द वर्ल्ड। The first energy field island in the world, the energy island will be constructed in the North Sea.
डेनमार्क ने हाल ही में दुनिया में पहला ऊर्जा क्षेत्र द्वीप बनाने की योजना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ऊर्जा द्वीप का निर्माण उत्तरी सागर में किया जाएगा। ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण कहां किया जाएगा? उत्तरी सागर में किया जाएगा, नॉर्थ सी में किया जाएगा, जो कि दुनिया का पहला ऊर्जा क्षेत्र द्वीप कहलाएगा। किसने दिया है अप्रूवल? डेनमार्क ने दिया है। द फर्स्ट एनर्जी फील्ड आइलैंड इन द वर्ल्ड। सेव वाटर, सेव ट्री, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेफ रहेगा तो आप और हम भी सेफ रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर एवरीवन।